गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रादेशिक भूगोल भाग 5, जिसके अंतर्गत हम 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखते हैं, ये बुक महेश कुमार बर्णवाल की बुक मैं खोल के रखी हूँ एक। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनके नीचे मैं अंडरलाइन करूँगी और आपको भी उन बिंदुओं को अच्छे से पढ़ना है। चलिए तो देखते हैं अध्याय 1 एशिया। एशिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं। यहाँ पे कितने सारे देश स्थित हैं, सभी देशों के बारे में जानते हैं और जिन देशों के नीचे मैं अंडरलाइन करूँ उन्हें आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे एशिया को तो हमें अच्छे से देखना ही है, लेकिन जिन देशों से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध ज़्यादा हैं उनको हमें ध्यान से देखना है। जैसे कि ईरान हो गया और इराक हो गया, ठीक है। इजराइल हो गया, इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है अभी, तो इजराइल हो गया। सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया। ओमान यमन इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती हैं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। फिर दक्षिण एशिया में देखते हैं, तो दक्षिण एशिया के तो लगभग सभी देश ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए फिर देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे महत्वपूर्ण जो देश है वो म्यांमार है, क्योंकि ये हमारे साथ सीमा साझा करता है। और म्यांमार के साथ अभी सत्ता पलट हुआ था, तो उसका भी मैटर चल रहा है, इसलिए ये भी हाईलाइटेड है। तो आगे देखते हैं कंबोडिया, इंडोनेशिया भी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, और इनको बस नॉर्मल ही देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं चाइना। चाइना तो भाई देखना ही देखना है। चाइना, मंगोलिया उतना खास नहीं है। जापान क्वाड देश में शामिल है हमारे साथ में, तो जापान हो गया। दक्षिणी कोरिया ज़रूर ध्यान से देखना, और ताइवान का मैटर चल रहा है चाइना के साथ में, तो इसको भी देखना, ठीक है। अब मध्य एशिया में आ जाते हैं। मध्य एशिया में किर्गिस्तान, इसके साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी होती है, ठीक है। उज्बेकिस्तान के साथ भी होती है। अब यहाँ पे रशिया, रूस तो महत्वपूर्ण है ही, अभी पुतिन आए थे ना भारत। चलिए देखते हैं एशिया का जो राजनीतिक मैप है, ये तो आपको कहीं भी नॉर्मल सी स्टेशनरी से मिल जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैं बस उन स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ कि जिनके पास में ये बुक नहीं है और वो लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सभी इस चैनल को शेयर करिए, ताकि उन लोगों के पास में ये ज़रूर पहुंच जाए जिनके पास में ये बुक नहीं है और वो नहीं ले सकते। और ये अभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी हो जाती है। चलिए देखते हैं सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय देखते हैं। तो सामान्य परिचय में हमें इसका कितना परसेंट, जो भी मतलब विश्व में भारत का कितना परसेंट है, एशिया का कितना परसेंट है, तो वो हमें ध्यान देना है। क्षेत्रफल ध्यान देने वाली बात है इसमें। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ठीक है। दिख पा रहे हैं? चलो, अच्छा, इसका अक्षांशीय विस्तार हमें ध्यान से देखना है, और इसका पूर्व से पश्चिम वाला जो विस्तार है वो हमें ध्यान से देखना है। इसी प्रकार ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका अधिकांश भाग वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं हम। अब हम देखते हैं एशिया और यूरोप के मध्य में जो सीमा बनती है, तो इनका एशिया और यूरोप को जो विभाजित सीमा जो बनती है, जिनका विभाजन जिनके द्वारा होता है, तो वो है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत और काला सागर, ठीक है। अब हम आते हैं, अच्छा, इसको विषमताओं का भी महाद्वीप कहा जाता है, यह हमें अंडरलाइन करना है। अब हम देखते हैं एशिया 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। पूर्व में प्रशांत, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक, और यहाँ पे तो आर्टिफिशियल सीमा बनती है पश्चिमी, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है तो उतना वो खास नहीं होती, ये ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आते पेपर में, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो और उसको नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन इतना सब कुछ हम नोट डाउन करेंगे तो फिर बुक ही नोट पूरी हो जाएगी तो इसलिए सिर्फ हमें जो मेन चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को ही नोट डाउन करना है। इसका उच्चतम तापमान पूछ लिया जाता है कि उच्चतम तापमान इजराइल के पास था 54 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और न्यूनतम तापमान कहाँ है? साइबेरिया। साइबेरिया कहाँ पे है? रसिया, रूस। रूस का, अच्छा साइबेरिया किसे बोलते हैं? साइबेरिया वो भाग है रूस का जो एशिया में स्थित जो भाग है उसको हम साइबेरिया बोलते हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप के द्वीपों के तटों की सागर की लंबाई छोड़कर, अच्छा चलो ठीक है, इसकी समुद्री सीमा देख लेते हैं हम। और उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर है। चलिए हमें जल्दी जल्दी इस बुक को कंप्लीट भी करना है। ओके, तो एशिया महाद्वीप का भौतिक विभाजन। अब कितने तरह से बांटते हैं एशिया को हम? उत्तरी निम्न भूमि, मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियाँ, दक्षिणी पठार, नदी घाटी और द्वीप समूह। तो उत्तरी निम्न भूमियों के बारे में हम देखेंगे। एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग एक विस्तृत निम्न भूमि है जो पश्चिम में यूराल एवं पूर्व में नीला नदी के मध्य विस्तृत है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मतलब पेपर में क्वेश्चन आता है कि लीना नदी कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिए कि लीना नदी एशिया में ही स्थित है। इस निम्न भूमि को साइबेरिया का मैदान कहते हैं जो त्रिभुजाकार है। इसका पश्चिमी भाग समतल और अवसादी शैलों से निर्मित है। चलिए ठीक है, ये जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, एक हिमानी जो क्षेत्र है तो एक पूछ लेते हैं कि जो हिमानी क्षेत्र है वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो ओब, येंसी और लीना, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं एशिया की, तो इनको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों में। तो मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों में, अच्छा मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियाँ एशिया के कितने भूभाग पे है? 20% भूभाग पे है। चलिए, और ये पर्वत एवं पठार इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। पामीर पठार से अनेक पर्वत श्रृंखलाएं विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं तथा पामीर ग्रंथि का निर्माण करती हैं, जो पामीर पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका एग्जाम्स में आया है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। और इसका ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, जैसे कि आप पीएससी लेवल का क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि पामीर पठार से पश्चिम की ओर क्या है और उत्तर पूर्व की ओर क्या है। पूर्व की ओर तो हमें यहाँ से भी इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान, किरथर, जागोस पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, माउंट एवरेस्ट। चलिए, तो अब देखते हैं हम दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठार में क्या है? दक्षिणी पठार में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसमें 3 पठार शामिल किए जाते हैं, जिसमें अरब का पठार, दक्कन का पठार और हिंद चीन का पठार आता है, जिसके अंतर्गत अरब का पठार, दक्कन का पठार और हिंद चीन का पठार सम्मिलित है। ये एशिया का प्राकृतिक मैप है। चलिए, ये भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। देखिए, अच्छा हम जिनकी बात कर रहे थे अभी, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है आपका, ये गोबी मरुस्थल हो जाता है, तिब्बत का पठार हो गया, ये तकलामाकन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको हमेशा लोग पता नहीं क्यों ईरान या इराक ही समझते हैं कि ये ईरान और इराक में है। भाई साहब, ईरान इराक कहाँ, यहाँ पे है, ठीक है। ईरान इराक ये है, ये तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए।
तो अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? गोबी का मरुस्थल, तकलामाकन, तिब्बत, हिमालय तो है ही हमारा। थार मरुस्थल तो हम इसलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि ये हमारे भारत में ही स्थित है। ठीक है, तो जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और यूराल पर्वत ये है, यहाँ यूरोप पड़ता है और यहाँ एशिया। तो यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। कैस्पियन सागर, अच्छा एक चीज़ देख लीजिएगा, कैस्पियन सागर से जो किन किन देशों की सीमा लगती है, ये क्वेश्चन में बहुत आता है और ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमें कैस्पियन सागर भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर चाइना, पूर्वी चीन सागर, ये न्यूज़ में रहता है इसलिए हमें इसको ध्यान देना है। दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, और बेरिंग जल संधि, ठीक है। चलिए, और ध्यान देने लायक तो सभी कुछ है, आप एक बार अच्छे से ध्यान दे लीजिए इन सभी चीज़ों को। अच्छा, बैकाल पर्वत और बैकाल झील, ये दो चीज़ें भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा ध्यान दे देती हूँ आपके लिए। ये है बैकाल पर्वत और बैकाल झील भी यहीं होगी। अच्छा, इसमें नहीं दी हुई है, चलिए कोई नहीं, मैं आपके लिए अलग से जब मैप की क्लासेस करूँगी, लगाऊँगी आपको, तो फिर मैं बताऊँगी कि बैकाल झील भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, तो वो हम मैप बना के और फिर आपके साथ में शेयर करेंगे। चलिए, तो जल्दी से आगे देखते हैं क्या हुआ। ओके, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित अरब का प्रायद्वीप पठार, पूर्व में फारस की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर। ठीक है, तो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, मतलब ये ब्लू से लिखा हुआ है, तो सर ने क्या किया, इसमें खुद ही ब्लू से अंडरलाइन कर दिया है। ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं और ये आती ही हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि दक्षिण में कौन सा सागर है एशिया के, या पूर्व में कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अच्छा, दक्कन का पठार ध्यान से पढ़ना है। दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप पठार भी प्रचलित प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था, जो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित था। इस पठारी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ और पूर्वी भाग में कम ऊंची और विच्छिन्न पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के रूप में विस्तृत है। हिंद चीन का पठार कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में विस्तृत है, जो नदियों द्वारा अपरदित हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नदी घाटियों में। चलो नदी घाटी देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप में पर्वतों और पठारों के मध्य विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ नदी घाटी स्थित है, जैसे दजला, फरात, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी नदी जो म्यांमार की नदी है, मीनाम, मेकांग, हांगो, यांगसी और सियांग आदि। ठीक, ये घाटियाँ विश्व के सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्रों में शामिल की जाती हैं। अच्छा, दजला फरात का मैदान इराक में दजला और फरात नदियों के दोआब पर विस्तृत है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, दजला फरात नदियों का मैटर, तो इससे भी आपको ध्यान देना है। ये दोनों नदियाँ उत्तर में टॉरस पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई फारस की खाड़ी में गिरती हैं। एक क्वेश्चन आया था कि दजला और फरात नदी कहाँ गिरती है, तो फारस की खाड़ी में गिरती हैं। अच्छा, फारस की खाड़ी में गिरने से पूर्व ये दोनों नदियाँ आपस में मिलकर संयुक्त रूप से क्या इसको नाम दिया जाता है, तो सदत अल अरब कहलाती हैं ये। प्राचीन काल में दजला फरात की घाटियों में ही बेबीलोन, अच्छा जो बेबीलोन और सुमेरियन सभ्यता का जो विकास हुआ था वो भी दजला फरात की जो घाटियाँ हैं इनमें ही हुआ था। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे प्राचीन भारत में भी, और अभी करंट अफेयर का भी हिस्सा बनी हुई है।
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में स्थित सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान सुलेमान किर्थल श्रेणियों के पूर्व में तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में विस्तृत है। यह मैदान विश्व का सर्वाधिक विस्तृत जलोढ़ मैदान है। सिंधु का मैदान अधिकांश पाकिस्तान में विस्तृत है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत और बांग्लादेश में स्थित है। अब हमें यहाँ पे जो इसके प्रमुख मैदान है वो देख लेने हैं। अच्छा, जो हांगो का मैदान है वो उत्तरी चीन में स्थित है और सियांग का मैदान चीन के दक्षिणी भाग में स्थित है। अच्छा, हांगो उत्तरी चीन में और सिकियांग चीन के दक्षिण भाग में स्थित है। और यांगसी जो नदी है वो चीन का सर्वाधिक सघन आबादी वाला क्षेत्र है, यांगसी नदी। अच्छा, अभी आपको एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि जो कोविड जो फैला वो वुहान शहर से फैला, चीन के वुहान की एक लैब थी वहाँ से आया। और जो वुहान जो सिटी है तो वो किस नदी के किनारे स्थित है, वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है यांगसी नदी के बारे में। चलिए देखते हैं एशिया महाद्वीप में स्थित प्रमुख नदियों के मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। दजला फरात अभी आपको बताया इराक में है, इरावदी म्यांमार में है और मीनाम थाईलैंड में हो जाती है, मेकांग इंडो चीन में हो जाती है और हांगवो चीन में, यांगसी चीन में और सिकांग भी चाइना में। चलिए अब हम द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व भाग में मुख्य स्थल के उत्तर से दक्षिण की ओर अनेक द्वीपों तथा द्वीप समूहों की चापाकार श्रृंखला मिलती है। अच्छा, चापाकार आप समझते हैं? चापाकार एक मैथ में होता है ना, चाप बनाइए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चाप होता है। तो इस टाइप से यहाँ पे जैसे जापान हो जाता है, फिर ताइवान आता है, फिर नीचे क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका इंडोनेशिया शुरू हो जाता है, यहीं फिलीपींस है। तो और इंडोनेशिया के बाद में यहाँ पे नीचे आते हैं तो इस साइड कुछ अंडमान और निकोबार की स्थिति बनती है। ठीक है, तो चापाकार श्रृंखला मिलती है, द्वीपों की चापाकार श्रृंखला मिलती है। इनमें से अधिकांश द्वीप का मध्यवर्ती भाग पर्वतीय है तथा इनके चारों ओर संकीर्ण तटवर्ती मैदान हैं, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान। ठीक है, अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप की जलवायु। तो चलिए देखते हैं एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में। सॉरी दोस्तों, तो अब हम यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एशिया की जलवायु और उसके बाद एशिया की मिट्टी, वन संसाधन, कृषि और कृषि के बाद में खनिज और ऊर्जा संसाधन और जनसंख्या, ये सभी हम बाद में आपको क्लियर कराएंगे। तो तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों का भी सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो सके। और बस आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।